सबसे पहले तो यही है कि आज के टाइम पे यूट्यूब इट इज़ सच अ ह्यूज मीडियम टू कन्वे आर मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स जो जहाँ पर भी रह रहे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ है, इवन अर्बन एरियाज़ में भी जो रिमोट एरियाज़ है। तो यूट्यूब पे इतने सारे टॉपर स्टॉक होते हैं। पहली बात तो उनको सुनिए, वो जो रिसोर्सेज बताते हैं आई थिंक वो 95% ट्रू होते हैं। बेसिकली हम लोग अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, 24 घंटे पूरे हमारे पास होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टास्क अगर उसमें हम 8 घंटे सो लेते हैं, 2-4 घंटे हम अपने आप को दे लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कम से कम 10 से 12 घंटे ऐसे बचते हैं तो हम अपनी स्टडीज़ के लिए दे सकते हैं आराम से। बेसिकली जो आंसर राइटिंग है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग थी मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज़ ले सकते हैं खुद के। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैं ना तो अपना पैराग्राफ फॉर्म में तो कोई नहीं लिखता, आजकल बहुत कम बच्चे लिखते हैं, पॉइंट्स फॉर्मेट में मोस्टली फॉलो करते हैं, बट मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट भी बहुत कम यूज़ किया था। मैंने खुद का अपना एक इनोवेटिव आइडिया निकाला कि मैं फ्लो चार्ट्स यूज़ करके हाउ कैन आई कंप्लीट माय क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बुक्स मंगवा सकते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से बुक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन आजकल ऑनलाइन मीडियम से ये बहुत ही ईजी हो गया है। मैं खुद बहुत रिमोट एरिया में रहती हूँ जैसा आप देख रहे हैं, और मैं कभी भी एक बार ही गई थी मैं राजेंद्र नगर, उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। जो बच्चे 10th में है, 12th में है और कॉलेज में भी है, मैं उनको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी अपनी लाइफ पे फोकस करिए, एंजॉय करिए। यूपीएससी इतनी बहुत बड़ा एग्ज़ाम बिल्कुल है, बट ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी के पीछे आप ये जो अपनी ज़िंदगी है 12th क्लास और अपने कॉलेज डेज ये मिस कर दे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे यूपीएससी टॉपर के वीडियोस लाए हैं। इसी श्रेणी में आज हमारे साथ वंदना मीना है, जिनका 331वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। आज इनसे बात करेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट थी, क्या मोटिवेशन था और किस प्रकार इन्होंने आखिर सफलता हासिल की। हेलो मैम। हेलो सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने जो अचीवमेंट लेके चले तो आखिर आपने हासिल कर लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके मैम, सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम वंदना मीना है और इस साल की यूपीएससी सीएसई में मैंने 331वीं दैट इज़ 331 रैंक हासिल करी है। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है मैथ्स ऑनर्स में, बट मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था यूपीएससी में। और इसके अलावा मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो है वो दिल्ली पुलिस में है और मदर जो है वो एक होम मेकर है। ओके बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कॉलेज लाइफ, कब से आपने आखिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी? सर बेसिकली जो है मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ये चीज़ सोची थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर ये था कि अब क्या किया जाए, तो देन वी डिसाइडेड कि यूपीएससी परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कौन सा मीडियम है? सर बेसिकली ये मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने अटेम्प्ट दिया था, बट दैट वाज जस्ट अ ट्रायल अटेम्प्ट, तो मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट कंसिडर करती हूँ अपना। और मेरा इंग्लिश मीडियम था। ओके मैम, बात करते हैं कि आपको किस टाइप का मोटिवेशन लगा कि आपको सिविल सेवा में जाना है? सर बेसिकली ये जो आइडिया था ओवरऑल यूपीएससी एज अ सिविल सर्विसेज में जाने का, ये मेरे फादर का था। उन्होंने ही मुझे बताया कि यूपीएससी करना चाहिए। उसके अलावा मेरे खुद के अंदर भी बहुत सारे रीजंस थे करने के। उसके बाद जब मैंने परस्यू कर लिया तो कंटिन्यूस पढ़ने के लिए मोटिवेशन ये रहता था कि एक तो पेरेंट्स को देखते हैं, फादर दिल्ली पुलिस में है तो एज अ पुलिस सर्विस भी देखने को मिलती थी। उसके अलावा बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी है विच वी हैव पर्सनली फेस्ड इन आवर विलेज, तो उसको भी मैं कंसिडर करती थी। और आई थिंक दीज वर द मेन रीजंस जो मोटिवेशन रहता था मेरा। ओके मैम, बात करते हैं कि एक साधारण स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो उसको कितना टाइम लग सकता है कि क्रैक करने में, क्या लगता है आपको? सर बेसिकली 1 साल का तो ये पूरा साइकिल है यूपीएससी का। इफ वी कंसिडर प्री देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। इसके अलावा 1 साल पहले भी चाहिए उस इंसान को प्रिपेयर करने के लिए, इतने बड़े साइकिल में घुसने के लिए एक्चुअली। तो 2 साल तो मिनिमम आई कंसिडर कि 2 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर वो जा रहा है तो। और इफ़ द लक फेवर नहीं करता है तो और भी टाइम लग सकता है, बट आई थिंक कि 2 साल इज़ द मिनिमम टाइम लाइन विच अ स्टूडेंट बिफोर एंटरिंग मस्ट कंसिडर कि इतना तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। मैम, कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पता नहीं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आज आपने 331वीं रैंक हासिल की है तो इतना तो आपको अनुभव है कि कैसे क्रैक किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि वो रास्ते आपने देखे हैं। तो बात करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स नहीं हैं उनको कैसे तैयारी करें, शुरुआत कैसे करें? आई थिंक जैसे सबसे पहले तो यही है कि आज के टाइम पे यूट्यूब इट इज़ सच अ ह्यूज मीडियम टू कन्वे आर मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स जो जहाँ पर भी रह रहे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ है, इवन अर्बन एरियाज़ में भी जो रिमोट एरियाज़ है। तो यूट्यूब पे इतने सारे टॉपर स्टॉक होते हैं। पहली बात तो उनको सुनिए,
वो जो रिसोर्सेज बताते हैं आई थिंक वो 95% ट्रू होते हैं। अगर हम उन रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आई पर्सनली थिंक कि जो बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट फॉलो करता है, टॉपर्स भी बताते हैं। तो उस माध्यम से आई थिंक जो रूरल एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे ये बातें बच्चों तक पहुँच सकती है और वो ये चीज़ें अपना सकते हैं। दूसरी बात सर, जैसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बुक्स मंगवा सकते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से बुक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन आजकल ऑनलाइन मीडियम से ये बहुत ही इजी हो गया है। मैं खुद बहुत रिमोट एरिया में रहती हूँ, जैसा आप देख रहे हैं, और मैं कभी भी एक बार ही गई थी मैं राजेंद्र नगर, उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे, और मैं अपने सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मंगवाती थी। नीचे बंद करवा के आना, ये इनको बोल दे आधे घंटे के लिए, ये आप बड़े काम करवाने लग रहे हैं। ठीक है ठीक है जी सर। ओके मैम, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन की बात की, तो आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे, कैसे, उसमें कौन कौन सी पेजेस पढ़ना है इंपॉर्टेंट है? सर मैंने पर्सनली द हिंदू फॉलो किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि सब लोग यही गाइड करते हैं कि द हिंदू इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मैं साथ में अपना सिलेबस भी देखती थी, और आई थिंक टाइम के साथ ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि मुझे किस चीज़ को पढ़ना है। सिलेबस को अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपको खुद को एक पॉइंट ऐसा आएगा, तब आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और स्टार्टिंग में तो 2 घंटे लगते थे, बट धीरे धीरे अब मेरे को 40 मिनट के आसपास लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, अगर प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके जैसे न्यू एस्पिरेंट है, उनको जैसे सिलेबस को एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपने सिलेबस को कैसे समझा? सर बेसिकली इफ वी कंसिडर अबाउट द मेंस का बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड। आई पर्सनली थिंक अगर कोई इंसान वर्ड टू वर्ड भी वो सिलेबस करके जा रहा है ना मेंस में, दैट पर्सन वुड बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मैंने पर्सनली ये किया था कि मैंने वर्ड टू वर्ड पूरा सिलेबस के अच्छे से नोट्स बनाए थे, तो डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें तो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। रही बात प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में एक वेग सिलेबस है, बट जो रिसोर्सेज बताते हैं टॉपर्स वगैरह या फिर कोई भी गाइड जो कर रहा है, अगर हम उन रिसोर्सेज को फॉलो करें अच्छे से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें प्रीलिम्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक जाना है, तो आई थिंक उस तरह से हम अपना सिलेबस डिकोड कर सकते हैं प्री और मेंस में। ओके मैम, बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि जो भी सब्जेक्ट बुक्स है हमारी, बेसिक बुक्स जो NCERTs है, स्पेसिफिकली कुछ NCERTs जो जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये मेरी प्रिपरेशन में ऑल थ्रू आउट रही थी। बाकी NCERTs मैंने थोड़ी बहुत पढ़ के जब मुझे समझ में आ गई वो, तो मैंने ड्रॉप कर दी थी कि अब समझ में आ गई है, अभी इन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ के मैंने छोड़ दी थी। उसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन एनवायरनमेंट के लिए, ये सारी बुक्स मैंने बहुत बार रिवाइज़ करी है अपनी। लिटरली मैंने इतनी बार रिवाइज़ करी है कि मेरी बुक्स जो है वो अब हालत में नहीं है देखने के, कम से कम 25 से 30 बार मैंने रिवाइज़ कर रखी है। तो आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस कि आप उसको कितनी बार रिवाइज़ कर रहे हो, भले ही से आता है बट कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए बच्चे बहुत रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, मैंने ये चीज़ अब रियलाइज़ करी है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई वॉज वेरी मच स्टक टू द सम रिसोर्सेज की, जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए PT 365 की थी फाइनली, तो मैं उस पर स्टक थी और न्यूज़पेपर साथ में चल रहा था मेरा। ओके मैम, कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने 25 बार एक बुक्स को रिवीजन किया, इसका मतलब आपने बहुत टाइम दिया है बुक्स को पढ़ने में, तो आपका क्या टाइम टेबल था? सर बेसिकली हम लोग अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, 24 घंटे पूरे हमारे पास होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टास्क अगर उसमें हम 8 घंटे सो लेते हैं, 2-4 घंटे हम अपने आप को दे लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कम से कम 10 से 12 घंटे ऐसे बचते हैं तो हम अपनी स्टडीज़ के लिए दे सकते हैं आराम से। रेगुलरली नहीं दे पाते हैं बट 8-9 घंटे तो आई थिंक रेगुलरली दे सकते हैं, विच मैंने भी दिया था अपना। मैं रेगुलरली पढ़ती थी, रेगुलरली 8 घंटे 9 घंटे, इवन वीकली आई यूज़ टू डू कि मैं एक दिन तो कम से कम 10 घंटे एक्सीड करूँ वीकली। मंथली फिर मैं अपना कैलेंडर में देखती थी कि हाउ मेनी डेज आई वेस्टेड, कितने दिन मैंने 9 घंटे पढ़ा है, फिर कितने दिन मैं 12 घंटे तक गई हूँ। तो आई थिंक इस तरह से मैं अपना कैलेंडर यूज़ करती थी। इसके अलावा मैं डेली टारगेट्स फिक्स रखती थी कि आज मेरे को ये करना है। मंथली टारगेट्स होते थे, फिर डेली टारगेट्स, उनको टिक ऑफ करना होता था।
फिर आई थिंक इस तरह से मैं अपना प्रोसीड करती थी। ओके, जैसा कि आपने बताया कि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल था, तो उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? यस सर, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था और उसमें मैंने 280 के अराउंड स्कोर किया है इस बार, विच इज़ कंसिडर्ड एज क्वाइट गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी। और इसके अलावा मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे ज्योग्राफी के लिए, बेसिकली वो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी बुक्स होती है, सविंदर सिंह जी की है, देन खुल्लर बुक है हमारे पास। उसके अलावा जो भी जीएस में जितने भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनका यूज़ करना, उनका अच्छे से यूज़ किया है मैंने। प्लस मेरे पास एक कोचिंग के नोट्स भी थे, शब्बीर सर के नोट्स मेरे पास थे, तो वो नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किए हैं। प्लस सर मैं अपने रिसोर्सेज पर टिकी रही थी कि मेरे पास अगर वो नोट्स है तो मैं सिर्फ वो ही पढ़ूंगी, मैं किसी और के नोट्स के पीछे नहीं जाऊंगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से करी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे ज्योग्राफी में क्या है कि सॉल्व नहीं करते हैं PYQs, बट मैंने पर्सनली 1998 से लेके अब तक के जितने भी PYQs थे वो सारे 2 बार सॉल्व किए थे। और मेंस के लिए सॉल्व करना होता है तो इट्स अ ह्यूज टास्क, बट करना है तो करना है। तो उसी से मैंने सारे PYQs खुद से सॉल्व किए, खुद से एनालाइज किया कि हाँ मैं अच्छा लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। थोड़े बहुत टॉपर्स की भी कॉपी देखी मैंने वहाँ पे, तो उस तरह से मुझे एनालाइज आइडिया हो गया था कि हाँ थोड़ा बहुत तो मैं उनके टॉपर्स के जैसा लिख लेती हूँ। तो आई थिंक PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिलेबस का एक एक वर्ड अगर मेरे पास नोट्स में नहीं है तो मैं नेट से लेती थी, एटलीस्ट इतना मटेरियल कि मैं एक पेज लिख सकूँ उस चीज़ के बारे में। ये चीज़ थर्ड सर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी अपने प्रीलिम्स के बाद ही। प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, तो उसमें आई वॉज एबल टू कि रियलाइज़ कि हाँ हो सकता है ज्योग्राफी जो है एज अ सब्जेक्ट पूरा होलसम कवर। तो ये चीज़ें आई थिंक फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आई थिंक ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं आराम से। ओके मैम, अभी बात करते हैं कि यूपीएससी के जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो भी एक अच्छे रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर आप मेंस अच्छे से करते हैं तो आपका टॉप रैंक आएगी। तो वो आपने कैसे तैयारी किया? सर बेसिकली जो आंसर राइटिंग है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग थी। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज़ ले सकते हैं खुद के। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैं ना तो अपना पैराग्राफ फॉर्म में तो कोई नहीं लिखता, आजकल बहुत कम बच्चे लिखते हैं, पॉइंट्स फॉर्मेट में मोस्टली फॉलो करते हैं, बट मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट भी बहुत कम यूज़ किया था। मैंने खुद का अपना एक इनोवेटिव आइडिया निकाला कि मैं फ्लो चार्ट्स यूज़ करके हाउ कैन आई कंप्लीट माई क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम। इसके अलावा जब मैंने वो चीज़ अडेप्ट करी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो मार्क्स की मार्जिन थी टेस्ट सीरीज़ में वो डायरेक्टली 80-90 मार्क्स से 120-125 पे पहुंच रही थी, और मैं उसके साथ उसको कंप्लीट भी कर पा रही थी अपना पेपर टाइम पे। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आया कि भले ही कोई भी टॉपर की कॉपी मैंने नहीं देखी है, वैसे कोई और बच्चा वैसे नहीं लिख रहा है, बट अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं उस चीज़ में तो मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए मेन यूपीएससी में भी। तो मैंने वही चीज़ मेन यूपीएससी में ट्राई करी थी। उसके बाद ट्राई करी तो आई थिंक आई वॉज एबल टू स्कोर गुड, और मैं यहाँ पे हूँ आज। इसके अलावा आंसर राइटिंग का अगर स्टार्ट करनी है बिगिनर्स के लिए तो एक चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि टॉपर्स की कॉपी लीजिए, उनमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो खुद नोट डाउन करिए, खुद के आंसर्स लिखिए और उनको मैच करिए टॉपर्स के साथ। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि कहाँ पे कमी है, रिप्रेजेंटेशन में कमी है कि कंटेंट नॉलेज किस चीज़ में कमी है। आई थिंक वैसे कर सकते हैं। ओके मैम, देखो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनको लगता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें या इंटरव्यू, कैसे तीनों की तैयारी को मैनेज कैसे किस प्रकार करें? आई थिंक सर ऐसा बोलते हैं कि होलसम स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए प्री मेंस इंटरव्यू की, बट मेरे केस में ऐसा था कि मैंने जो मेंस की प्रिपरेशन थी ऑप्शनल को छोड़ के मेंस की जो जीएस वाली प्रिपरेशन थी वो प्री के बाद करी थी। बट मेरा जो ऑप्शनल था वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था प्रीलिम्स से पहले। तो आई थिंक ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, या तो जीएस या ऑप्शनल, इन दोनों में से एक चीज़ तैयार करके रखिए पहले से ही, ताकि प्रीलिम्स के बाद एकदम से आप घबराए ना। तो आई थिंक मेरा ऑप्शनल 70% के आसपास कंप्लीट था बिफोर माय प्रीलिम्स, और मुझे वो 70% रिवाइज करना था प्लस 30% और कंप्लीट करना था। तो आई थिंक इसीलिए मैं अपना पूरा जितना भी बड़े एग्ज़ाम है 7-9 पेपर होते हैं पूरे, उनको प्री के बाद मैनेज कर पाई थी। तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी कि अगर आप जीएस या फिर ऑप्शनल एक चीज़ को पहले से कंप्लीट करके रखें। जो एस्पिरेंट्स अभी 12th में हैं और इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो बच्चे 10th में है, 12th में है और कॉलेज में भी है, मैं उनको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी अपनी लाइफ पे फोकस करिए, एंजॉय करिए। यूपीएससी इतनी बहुत बड़ा एग्ज़ाम बिल्कुल है, बट ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी के पीछे आप ये जो अपनी ज़िंदगी है 12th क्लास और अपने कॉलेज डेज ये मिस कर दे।
साइड बाय साइड 1-2 घंटे यू कैन सी कि क्या होती है क्या चीज़ नहीं होती है। कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए 3 घंटे 4 घंटे, बट डू नॉट मिस योर कॉलेज डेज, राइट। आई थिंक दोज आर द डेज जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी भर याद रखते हो वो चीज़ों को। तो आई थिंक प्लीज़ डू नॉट मिस योर कॉलेज डेज, योर स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद गिव 1-2 साल तो सबको देना होता है सर कॉलेज के बाद। 1-2 साल वहाँ पे लगाइए, बिल्कुल मेहनत करिए अच्छे से, और आई एम श्योर कि अगर आप बिल्कुल मन लगा के मेहनत करोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बहुत जो एस्पिरेंट्स अभी प्रीलिम्स देंगे आने वाले में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जो आने वाले समय में प्रीलिम्स देंगे उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़, अभी हमारा मई चल रहा है एंड नेक्स्ट मई में वी विल हैव आवर प्रीलिम्स, तो मेक श्योर कि एक वाइड टाइमलाइन बना लें कि 3 महीने में हमें ऑप्शनल करना है, उसके 2 महीने में वी हैव टू डू आर जैसे एथिक्स वगैरह, ऐसे वगैरह जीएस में, उसके बाद यू विल गो विद प्रीलिम्स एंड देन टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स। तो ऐसे एक बड़ी सी टाइमलाइन फ्रेम कर लीजिए अपनी, फिर उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करिए कि मंथली मुझे क्या करना है, डेली मुझे क्या करना है, एंड स्टक टू दोज टाइम टेबल। ऑब्वियसली फॉलो नहीं हो पाता है ये चीज़, बट अगर आप डेली मेहनत करोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। दुख नहीं होता है अगर हम डेली मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक मेक अ वाइड टाइमलाइन और उसके हिसाब से फॉलो करिए और प्लीज़ मेहनत करिए। ओके, आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी आपकी क्वेरीज तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।